हेलो गाइस, साहिल दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या थी सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स को क्लियर करने की फर्स्ट अटेम्प्ट में विद इन 9 मंथ्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर करता हूँ। उसमें था क्या, हमने कैसे सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स एक अटेम्प्ट में क्लियर करे। तो इसमें पीपीटी है मेरी सबसे पहले, ये रही। फुल स्क्रीन में कर लेते हैं इसको। वेलकम टू सी इंटरमीडिएट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने सी इंटर फाउंडेशन क्लियर कर लिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सी इंटरमीडिएट का हम पूरे साल में पढ़ें ताकि हमारा सी इंटरमीडिएट एक अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाए। तो चलते हैं आगे। सेकंड स्लाइड है हमारी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स। मैंने कैसे प्रिपेयर किया था अपने सी इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स को एक अटेम्प्ट में 9 मंथ में क्लियर करने के लिए। तो ये रहा हमारा, एक एक करके सारे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सुनो, हमारे सी इंटरमीडिएट में दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, लॉ, कॉस्टिंग एंड टैक्स। टैक्स में 2 पार्ट आएंगे, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी। और ग्रुप 2 में हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, एडवांस अकाउंट, ऑडिट, ईआईएस, एसएम एंड एफएमईओ। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने किस किस सब्जेक्ट पढ़ा था ताकि हमारे उस सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन आ पाए और क्लियर हो पाए ना। ये तो हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, अकाउंटेंसी में क्या था। अकाउंटेंसी का मैंने पढ़ा क्या था, ये रहा हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस। अकाउंटेंसी में ये हमारे 4 मॉड्यूल आएंगे, चारों मॉड्यूल में ये चीजें हैं। हमें क्या पढ़ना है वो भी पढ़ते हैं आगे। मॉड्यूल में 4 मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल नंबर 1 में 2 चैप्टर्स हैं जिसमें हमारे सारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमारे 2 चीज आते हैं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी प्रेजेंटेशन, और एक आता है वहाँ पे फ्रेमवर्क। सेकंड मॉड्यूल में हमारे ये चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है जो भी मैंने बताया, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस इनकॉर्पोरेशन, अकाउंटेंसी फॉर बोनस, राइट इशू, प्रेफरेंस डिवेंचर, और आगे भी ये सिलेबस है मॉड्यूल 3 जो है। ठीक है। तो अब पहले ये मैंने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, सारे सब्जेक्ट वाइज पैटर्न की हम पहले कौन सा चैप्टर्स पढ़ेंगे जब हम सिलेबस शुरू से शुरू कर रहे होंगे, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूंगा चैप्टर करना प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुत आसान है। सेकंड पे करना बोनस और राइट इशू, थर्ड पे करना प्रेफरेंस शेयर्स, फोर्थ पे डिवेंचर, और फिफ्थ पे हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, सिक्स पे इंश्योरेंस, सेवंथ पे हायर परचेज, एट्थ पे डिपार्टमेंटल, नाइन्थ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एंड टेंथ पे हम करेंगे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इलेवेंथ पे हम करेंगे फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो मैंने किया था मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने तो ऐसे से पढ़ा था, चैप्टर की वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ बांट रखा था। यहाँ पे मैंने प्रायोरिटीज सेट कर दिया आपको, क्या पहले ये करते जाओ, ये प्रायोरिटी इस हिसाब से है। जो सा चैप्टर मैंने कहा पहले करो, मतलब उसके पेपर में वेटेज अच्छी खासी होगी या वो चैप्टर इजी होगा ताकि पेपर में आएगा जरूर 100%। एएस को मैंने लास्ट में रखा है, एएस एग्जाम में आएंगे 1000% 20 मार्क्स के, फिक्स है वो, 20 to 25 मार्क्स के भी आ सकते हैं। बट उसको मैंने लास्ट में इसलिए करा है क्योंकि एएस में ज्यादा मेहनत नहीं है जितनी और चैप्टर्स में। पहले प्रैक्टिकल निपटाओ, एएस बाद में निपटाना, एएस लास्ट में, पहले और सारा कुछ निपटा लो क्योंकि ये चीज इजी है। प्रैक्टिकल हम जल्दी कैदर कर पाते हैं इन कंपैरिजन विद हमारे जो वो है थ्योरेटिकल है। तो उसके बाद लास्ट में हम करने वाले हैं ब्रांच वाला चैप्टर्स। ठीक है, ब्रांच वाले को सबसे लास्ट में ही रखना है, टेनी कॉस्ट उसको पहले मत छेड़ना। और इसके बाद ये हो गया हमारा चैप्टर। अभी आगे वेटेज, हर चैप्टर की कितने वेटेज है भाई ये पेपर में आएगा ही आएगा, तो आप वेटेज अपने अकॉर्डिंग भी इसके हिसाब से सेट आउट कर सकते हैं। मैंने तो रिवीजन ऐसे ही किया था कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चैप्टर किया था क्योंकि वो 10 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है। इंश्योरेंस किया था, 10 मार्क्स का आता ही आता है। बोनस, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, पहले क्या होता था, बोनस का एक अलग क्वेश्चन आता था और प्रेफरेंस डिवेंचर में से एक क्वेश्चन उठ के आता ही आता था, पेपर कहीं ना कहीं 10-15 मार्क्स का हो जाता था। लेकिन जो हमारा अटेम्प्ट था दिसंबर 21 में, उसमें क्या हुआ, इन तीनों का मिक्सचर आ गया, एक 20 नंबर का क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैंने इन तीनों चैप्टर्स को मिला के एक वेटेज रखी है 20 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स इसकी वेटेज रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए इन चैप्टर्स को जरूर करना है, छोटे छोटे चैप्टर जरूर है लेकिन ये पेपर में बहुत हद तक आते ही आते हैं, फिक्स है। हायर परचेज का चैप्टर 10 मार्क्स, हायर परचेज चैप्टर 10 मार्क्स से क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत ईजी क्वेश्चन। एएस हमारे 20 मार्क्स से आने ही आने हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा या कैश फ्लो हो गया, प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क चैप्टर बताया था मॉड्यूल 1 में, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 20 का भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 20 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन 1000% आता है हर बार। ब्रांच का 10 मार्क्स का फिक्स आता ही आता है। डिपार्टमेंट 10 मार्क्स का फिक्स आता ही आता है। ठीक है, तो इन सबको जरूर कर लेना। ये मैंने चैप्टर की वेटेज बता दिया। अकाउंटेंसी में करना क्या क्या है, आपको चलेगा क्या क्या पढ़े आईसीएम। सबसे पहले मैं कहूंगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का पेपर इजी आता है, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। तो उसमें क्या करना, एक ऐसी बुक उठाना, पहले आईसीआई का सारा मॉड्यूल कर लेना, बट मैं प्रेफर करूंगा आईसीआई का मॉड्यूल करने से बढ़िया है एक ऐसी बुक प्रेफर करो कि जिसमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट की आरटीपी एमटीपी पीक्यू लगे हों। लेट से जो मैंने बुक प्रेफर कर रखी थी, जहां से मैंने कोचिंग ली थी, वहां पे अकाउंटेंसी की बुक थी, उसमें पहले स्टडी मैट के क्वेश्चन से, उसके बाद आरटीपी एमटीपी पीक्यू लास्ट के 10-15 साल के थे, ताकि जब भी हम एक चैप्टर करने बैठे ना, लाइक मैंने प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर उठाया, आईसीआई का मॉड्यूल उठाओगे, इसमें 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, वो चैप्टर तुम 2 दिन में खत्म कर जाओगे अगर तुम यूट्यूब से भी वीडियोस देख करते हो तो इतना मत रखो क्वेश्चंस की लेंथ। जब सिलेबस कर रहे हो तब नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होने चाहिए, एटलीस्ट 60 से 70 क्वेश्चन हर चैप्टर के करने ही करने चाहिए। अब वो 60-70 क्वेश्चन बनेंगे कैसे, 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल से उठेंगे, जो रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन है वो पिछले आरटीपी एमटीपी पीक्यू उठाओ, वो करो। अब इसके 2 ऑप्शन है कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मैं दूंगा तुम्हें, या तो तुम कोई ऐसी बुक कोचिंग सेंटर से लो जिसमें आरटीपी एमटीपी पीक्यू लगे हुए हों विद सॉल्यूशंस, ताकि तुम्हें बार बार उसको मैचअप ना करना पड़े, साइट पे जाके सॉल्यूशन साथ में होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, आईसीआई का मॉड्यूल जिसके पास है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आईसीआई का मॉड्यूल लो, पिछले जितने भी आरटीपी एमटीपी पीक्यू उस वेबसाइट पे आईसीआई की अवेलेबल है, उसको सबका प्रिंट आउट निकालो, चैप्टर वाइज होगा, क्वेश्चन फाड़ो, आईसीआई के मॉड्यूल में वो क्वेश्चन को वहां पे स्टेपलर कर लो, ताकि भी जब, या फिर अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस को स्टेपलर कर लो कि जब मुझे रिवीजन करनी है तो मुझे इन क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है, या सजेस्टेड आंसर्स होंगे उसमें उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो क्वेश्चन फाड़ो, आंसर फाड़ो, उसको आईसीआई की मॉड्यूल में चिपका लो, या एक पेज पे चिपकाओ, ऐसे जितने पेज बनते हैं उन सारे पेजों को स्टेपलर कर दो आईसीआई की चैप्टर जहां पे वो है, आईसीआई के मॉड्यूल क्वेश्चन वहां पे, ताकि तुम्हारे 60 से 70 क्वेश्चन जब भी रिवीजन करने बैठो तो सारे रिवाइज हो जाने चाहिए। मैंने लिखा है 5 साल का, बट ये 5 साल का तो तब है जब एग्जाम से पहले 60 से 70 क्वेश्चंस बनाने के लिए अकाउंटेंसी के तुम्हें साथ साथ करना पड़ेगा ये। और जब रिवीजन कर लोगे, जब तुम्हारा टाइम पीरियड लास्ट के 3 महीने बचते हैं बहुत उसको रिवीजन करने के लिए, उसमें क्या करोगे, एक बार 2 रिवीजन हो सकती है उसमें, मैक्सिमम जो मैंने करी थी मेरे से 2 ही हुई थी, उससे ज्यादा मेरे से हो नहीं पाई थी। पहली रिवीजन में क्या करना था, सब कुछ डिटेल में जो तुमने पूरे साल पढ़ा उसको सारे क्वेश्चन जितने भी करे थे, जैसे मैंने कहा इसे कि तुम क्वेश्चन फाड़ के लगाने वाले हो, या कोचिंग सेंटर की जो भी बुक लोगे जिसमें जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो सारे एक बार, नेक्स्ट टाइम सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चन से रिवाइज हो पाएंगे, उससे ज्यादा तुम नहीं कर पाओगे रिवाइज, क्योंकि मेरे से भी नहीं हुए थे। कर सकते हो सारे क्वेश्चन सेकंड टाइम भी तो बेटर है, लेकिन अदरवाइज आईसीआई के क्वेश्चन एट द एंड एक बार रिवाइज कर लेना, लेकिन जब पूरे साल रिविजन कर रहे हो तो 60 से 70 क्वेश्चन हर चैप्टर के तुम्हारे हाथ से लिखे हुए होने चाहिए। जब टेस्ट दोगे ड्यूरिंग द ईयर तब भी वो सारे क्वेश्चन तुम उसे हाथ से ही सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, अकाउंटेंसी का यहाँ से हो गया ओके, इससे बाहर आने वाला है नहीं। अकाउंटेंसी का क्वेश्चन चैप्टर पेपर जो है इजी आएगा, तो जैसे कि इंश्योरेंस वाला चैप्टर है उसमें 2 टाइप के टॉपिक्स आते हैं, एक इजी है एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब तक पेपर में पूरी हिस्ट्री में आईसीआई की इजी वाला आया है, तो उसको मत छोड़ना मुश्किल के चक्कर में तुम पूरा चैप्टर छोड़ बैठो, क्योंकि इजी वाला क्वेश्चन नहीं आता है, हायर परचेज का क्वेश्चन हर बार आता है, इजी आता है, करके जाना अच्छे से। ठीक है, पिछले और जब 3 साल महीने जब रिवीजन करोगे तो उसमें क्या करते रहना, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, सेकंड सब्जेक्ट जब रिवीजन उठाओगे लास्ट के 3 महीने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जब तुम रिवीजन स्टार्ट करोगे, पहले रिवाइज करा, मान लो मैंने अकाउंटेंसी, अब मैंने उठाया लो रिवाइज करने के लिए, जब मैंने लो उठाया तो मैं अकाउंट से एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि हर तीसरे दिन मुझे अकाउंटेंसी का एक पेपर सोल्व करना है, उस पेपर को फिर उसमें सोल्व करते रहना, बाय हैंड सोल्व करना, बुक में क्वेश्चंस मत करना लास्ट के 3 महीने में, चाहे तो करोगे तो बुक में क्वेश्चंस कर लेना, लेकिन आरटीपी एमटीपी पीओक्यू को बिल्कुल एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के सोल्व करना, उसमें अपने आप चेकिंग करना, मार्क्स देना। अदरवाइज अगर तुमको मेरे से चेकिंग करानी है तो तुम मुझे अपना पेपर भेज देना, मैं तुम्हें चेक करके भेज दूंगा कि तुम्हारी क्या गलती थी, प्रेजेंटेशन अच्छे से लिख के देख लेना, क्योंकि पेपर में अगर तुम सिर्फ बुक में टिक करके जाओगे तो पेपर में भी सिर्फ ऑडिट ही करके आओगे, उसे तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये मेरी तरफ से था अकाउंटेंसी की स्ट्रेटेजी, इससे ज्यादा अकाउंटेंसी में कुछ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। सेकंड आता है लो। लो में हमारा ये सिलेबस है, कंपनी लो, अदर लो में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आईओएस, और एक और था आईओएस, और एक ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये टोटल 5 चैप्टर बनते हैं। मेन जो पेपर में आता है वेटेज है 60 मार्क्स की वेटेज है लॉ की, और अदर लॉ की है 40 मार्क्स। 40 मार्क्स मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के 10 मार्क्स का पर अदर लॉ जाता है। कंपनी लॉ में क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर पढ़ने की जरूरत है नहीं इतना,
क्यों? क्योंकि चैप्टर में सिर्फ डेफिनेशन है, वो तुम्हारी आगे जाके कहीं ना कहीं कवर हो जाएगी। स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 2 से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। अब यहाँ से सारे चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ते रहना, क्योंकि लॉ में सेक्शन वाइज होता है, सेक्शन के हिसाब से पढ़ते रहना। अगर तुम सेक्शन के हिसाब से नहीं पढ़ोगे, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लोगे जहां से क्वेश्चन आता है, चैप्टर में बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, लेकिन अगर लेट से तुमने पहले कर दिया तो पहले ये करा, फिर ये वाला चैप्टर कर लिया, फोर्थ, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, फिर तुम्हें सेक्शंस याद नहीं होने वाले हैं। सेक्शंस याद करने के लिए ड्यूरिंग द ईयर बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में ही पढ़ते चलना, सेक्शंस वाइज ना, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही लो को पढ़ते चलना। शुरू में लो को एक बार ऐसे निपटा लेना, लो के नोट्स जरूर लेना, अपने बना लेना, अदरवाइज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लो नोट्स को ले लेना अपने फ्रेंड वगैरह से, वहां से बहुत इजी लैंग्वेज में रहता है। लो को प्रेफरेंस देना, क्योंकि लोग सिर्फ नोट्स से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए इनफ है। बिल्कुल समरी में मत जाना, 4 पेज की समरी में लेके खुश हो जाना, जो डिटेल में नोट्स टीचर ने बाय हैंड लिखवाए हुए हो वो ज्यादा प्रेफर करना मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने भी वही प्रेफर किए थे। वो पढ़ता था, केस स्टडीज पढ़ता था, 2-4 लिख के देखता था, दैट्स इट। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जहां पेपर से आएगा भाई? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता ही आता है पेपर में, 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 4-4 मार्क्स के, 5-5 मार्क्स के, इसमें से आएंगे ही आएंगे। थोड़ी सी वेटेज अदर लॉज में इसकी ज्यादा रहती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत आता है पेपर में, 8 से 10, 12, 15 मार्क्स की वेटेज इस चैप्टर की रहती है। आईओएस और जनरल क्लोजेज एक्ट, इसमें से एक एक क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे 4-4 मार्क्स के आ जाएंगे, और आ जाएंगे इनमें से एमसीक्यूज। हाँ याद रखना, एमसीक्यूज हमारे फर्स्ट ग्रुप में लॉ में आते हैं, टैक्स में आते हैं, सेकंड ग्रुप में ऑडिट में आते हैं, और ईआईएसएसएम में आते हैं। अब अदर कंपनीज जो लॉ है, इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जहां जहां से पेपर्स में आते ही आते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। जब ड्यूरिंग द ईयर पढ़ रहे हो तो सेक्शन नंबर 1 से लेके 148 तक सीक्वेंस में पढ़ना, बीच बीच में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मत करना, ये है पेपर से पहले इनको प्रायोरिटीज जरूर देना रिवीजन की, जहां से आता ही आता है। जो हमारा अटेम्प्ट था दिसंबर 21, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, भर के क्वेश्चन आए थे पूरे दबा के, इसमें से क्वेश्चन आए थे, तो ये चैप्टर को तो कतई मत छोड़ना। यही डिटो चैप्टर तुम्हारा ऑडिट में है, तो वहां पे भी बिल्कुल फोटोकॉपी होगा, ठीक है? तो इसलिए इस चैप्टर को तो बिल्कुल मत छोड़ना, 2 जगह कवर हो रहा है चैप्टर, और ये आगे तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज से एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता, बट आता जरूर है क्वेश्चन। उसके बाद डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एक क्वेश्चन 1000% आएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, 4-5 सेक्शन है, 4-5 पेज का चैप्टर होगा नोट्स के अकॉर्डिंगली, और इसको पढ़ लोगे बहुत मजे में जाओगे पेपर में। एक क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स का, बहुत प्यार से इसमें से आना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, एक क्वेश्चन इसका भी पेपर में आना ही आना है। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, एक क्वेश्चन आना ही आना है। और शेयर एंड डिवेंचर, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर वाला चैप्टर बड़ा है, पेपर में इतना कुछ खास इसमें से ज्यादा मार्क्स का नहीं आता। इस चैप्टर के पीछे मत पड़े रहना कहीं इसके चक्कर में औरों को तुम छोड़ते जाओ। चैप्टर बड़ा है, थोड़ा सा इसको ढीले में लेना, लेकिन हर चैप्टर्स को लेना, लेकिन आएगा इसमें से पेपर जरूर। लेकिन पहले और चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना कि इसके चक्कर में सारा कुछ छोड़ते रहो। प्रोस्पेक्टस एंड डेवलपमेंट, एक क्वेश्चन इसमें से बड़ा प्यार से बनता ही बनता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन में ज्यादातर वन ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी जो है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। हमारे टाइम में तो पहले क्वेश्चन में कंपलसरी में आ चुका था। और डेफिनेशंस तुम्हारी इन्हीं चैप्टर्स में कवर हो जाएगी। अदर जो मैं बता ही चुका हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो लोग को इस हिसाब से पढ़ना, लिख के केस स्टडी जरूर देखना ड्यूरिंग द, जब तुम जैसे मान लो आज तुम ये चैप्टर कर रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, तो कैसे पढ़ना? आज जितना पढ़ना पढ़ लिया, एक क्वेश्चन से केस स्टडी लिख के देख ली। अगर तुम्हें आज जितना पढ़ा उसमें से केस स्टडीज नहीं मिल रही है कहीं से भी, तो कोई ऐसे में फिर कहूंगा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐसी बुक रेफर करना जिसमें बहुत सारी केस स्टडीज हो। जहां से मैंने कोचिंग ली थी वहां पे भर के केस स्टडीज थी, 50 से 60 केस स्टडीज मुझको अवेलेबल थी हर चैप्टर वाइज। तो वहां से मैंने केस स्टडी लिख के देखता था, जैसे चैप्टर चला, फिर मुझे लगा टॉपिक वाइज नहीं मिल रही मुझे केस स्टडी में, तो मजा आएगा सारा चैप्टर करने के बाद, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा किया। अब एक एक दो केस स्टडीज रोज के लिख के भेजो, चेक कराओ, उसमें ज्यादा बेनिफिशियल रहता था मुझे। और जैसा तुम्हें ठीक लगे देख लेना, मैं तो अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकता हूँ, जो जो में तुम कंफर्ट वो करना, बट लिख के जरूर देखना। एट द एंड पता है क्या होता है, लोगों का पेपर में हम लिख के नहीं जाते, हम सोचते हैं थ्योरी है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पेपर में जाके डायरेक्ट स्टंट मारेंगे। होता है, पास हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं लो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें लिख के देखना पड़ेगा। इसमें टेक्निकल लैंग्वेज है नहीं, लो में बहुत प्यारी लैंग्वेज है, ऐसे की बुक में भी। जो सेल्फ स्टडी करे वो वहां से पढ़ लीजिए, दैट्स इट। अपने नोट जरूर बनाना, ट्राई करना, बहुत अच्छे केस स्टडीज लिख के जरूर देखना। ऐसे कि में कुछ केस स्टडीज ना, बट दैट वाज नॉट इनफ, थोड़ी बाहर से पढ़ के लगना, अपना स्कोप बढ़ा के चलना अगर एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो। नेक्स्ट मैंने बता ही दिया कहाँ कहाँ से पढ़ना है। सारे स्टडी मटेरियल पढ़ लो या किसी भी टीचर के नोट्स पढ़ लो, मैं तो कहूँगा नोट्स से इनफ है, ज्यादा आईसीए की बुक में घुसने की जरूरत है नहीं। केस स्टडीज बहुत सारी करनी ही करनी पड़ेंगी।
और एटलीस्ट केस स्टडीज लिख के देख लेना रोज की, एक दो, क्योंकि पता है ये रोज तो कोई नहीं लिखता, लेकिन जैसे चैप्टर खत्म होगा 3-4 जरूर लिखना, फिर चैप्टर खत्म करना 3-4 लिखना, चैप्टर खत्म करना 3-4 लिखना, टेस्ट देना 8-10 उसमें लिखना, फिर ऐसे चैप्टर वाइज करते रहना, टेस्ट देते रहना हर एक इंटरवल के बाद। लास्ट के 3 महीने बचेंगे उसमें सिर्फ नोट्स पढ़ना, क्योंकि थ्योरेटिकल वो तुम ज्यादा टाइम उस टाइम नहीं दे सकते। नोट्स पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, थोड़े 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 थोड़े। और केस स्टडीज जब टाइम मिले लिखते रहना। अगर केस स्टडीज लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है तो हर हफ्ते में एक बार लॉ का पेपर जरूर सोल्व कर लेना, पीएक्यूज आरटीपी एमटीपी, पहले पीएक्यू सोल्व करना, बाद में आरटीपी पे जाना, बाद में एमटीपी पे जाना, क्योंकि पीएक्यू के कंपैरिजन में आरटीपी एमटीपी बहुत ज्यादा मुश्किल लेते हैं। पीएक्यू पेपर इजी होता है इन कंपैरिजन विद आरटीपी एमटीपी, थोड़े डिफिकल्ट आते ही आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कोस्टिंग का पेपर। कोस्टिंग का पेपर भी गजब का होता है। इसमें भी तुम्हारे कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर हैं कोस्टिंग में। 15 चैप्टर ये मैंने लिखी हुई है पिंक कलर से कि वेटेज नहीं, मतलब कि पहले कौन सा चैप्टर करें। मैं कहूंगा पहले करो ये कोस्ट शीट, सेकंड पे हम करेंगे एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, थर्ड पे करेंगे मटेरियल, फोर्थ पे करेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट, फिफ्थ पे करेंगे ओवरहेड्स, सिक्स्थ पे हम करेंगे सर्विस कोस्टिंग, सेवंथ पे स्टैंडर्ड, एट्थ पे मार्जिनल एंड नाइन्थ पे जॉब कोस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, टेंथ पे हम करेंगे यूनिट एंड बैच कोस्टिंग, 11th पे करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, 12th पे हम करने वाले हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स, 13th पे हम करने वाले हैं जॉब कोस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, 14th पे हम करने वाले हैं बस 13th ना, हाँ पहला चैप्टर मैंने छोड़ दिया क्योंकि एक थ्योरी का था, एंड एक चैप्टर और बच गया 14th ये रहा, बजट लास्ट में करेंगे। अब इन चैप्टर्स को करना कैसे है? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हो रही है। चलो जाओ फुल स्क्रीन। ये रिवेटेज मैंने बता दिया। सबसे पहले करना कोस्ट शीट। कोस्ट शीट का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ये मैंने लिख दी नेक्स्ट स्लाइड में सारी वेटेज की कौन से का आता ही आता है। कोस्ट शीट का एक क्वेश्चन आता ही आता है, एबीसी क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में प्यार से। कोस्ट शीट वैसे और एबीसी क्वेश्चन में से ऑप्शनल कोई सा भी क्वेश्चन आता ही आता है 10 मार्क्स का। कई बार क्या हुआ 10 का कोस्ट शीट दे दिया, 5 का एबीसी क्वेश्चन दे देंगे। हमारे टाइम पे 10 का और 10 का दोनों का आया हुआ था दिसंबर 21 में, कोस्ट भी और एबीसी भी। कॉन्ट्रैक्ट भी पेपर में 1000% 10 नंबर का आएगा। प्रोसेस का भी 10% मार्क्स का क्वेश्चन 1000% आने वाला है। इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग का भी आएगा, ओवरहेड्स का भी ऑलमोस्ट आता ही रहता है। मटेरियल और लेबर में थोड़े रहते हैं कम मार्क्स के चैप्टर है, लेंदी है लेकिन पेपर में थोड़े कम आते हैं इन कंपेरिजन विद ओवरहेड्स। प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट के बहुत ऐसे चैप्टर और पेपर में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सर्विस कॉस्टिंग 10 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आने वाला है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 100% क्वेश्चन आने वाला है। बजट 100% क्वेश्चन आने वाला है। मार्जिनल 100% क्वेश्चन आने वाला है। और जो बच गए लास्ट में, इनका कंपेरिजन मैंने वेटेज लिख दी है, और जो बच के लास्ट में छोटा मोटा उनमें से आता रहता है 5-5 मार्क्स का, लेकिन इनमें से जरूर करना। और 20 मार्क्स की थ्योरी का क्वेश्चन एक होता है। अब हम पेपर में क्या होता है, पेपर आता है तो हमारा सारे पेपर आएंगे 120 मार्क्स के। उसमें से हमें क्या करना है, 20 मार्क्स आएगी तुम्हारी थ्योरी और 100 नंबर का आएगा प्रैक्टिकल। तुम चाहो तो 20 नंबर की थ्योरी को छोड़ के 100 नंबर का प्रैक्टिकल पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर थ्योरी को छोड़ के मजा आना, क्योंकि प्रैक्टिकल बिल्कुल इजी पेपर नहीं आने वाला है कोई सा भी। लेकिन एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल में ऐसा होता ही होता है जो हमें दिक्कत खड़ी करेगा, इसलिए अपना एक बैकअप प्लान लेके चलना और थ्योरी को साथ साथ प्रिपेयर करके जरूर चलना, ठीक है। अब मैंने वेटेज बता दिया, इस वेटेज के हिसाब से चलना। शुरू में एक दो इजी से चैप्टर है, उसके बाद थोड़े से अच्छे अच्छे चैप्टर्स आ जाएंगे, तो इसकी पैटर्न के हिसाब से चलना, क्लियर कर लोगे। अब स्ट्रेटेजी ये ड्यूरिंग द ईयर टेस्ट वगैरह तो तुम दोगे ही दोगे जब तक तुम दोनों ग्रुप की क्लासेस करोगे। दोनों ग्रुप की क्लासेस के बाद जो लास्ट के 3 महीने बच जाएंगे उसमें कैसे प्रिपेयर करना है। कोस्टिंग का कहूंगा 2 रिवीजन हो पाती है हर सब्जेक्ट की, जो मेरे से हो पाई थी। फर्स्ट रिवीजन में सारे चैप्टर्स को डिटेल्ड में जितने क्वेश्चन थे आरटीपी एमटीपी सेम पैटर्न है जैसा मैंने अकाउंट्स का बताया। कोई ऐसी बुक रेफर करना जिसमें इससे के क्वेश्चन भी मिल जाए स्टडी मटेरियल के, और साथ साथ आरटीपी एमटीपी पीक्यूज पिछले कुछ सालों के लगे लगाए मिल जाए, ताकि हर चैप्टर के 60 से 70-80 क्वेश्चंस तुम कर पाओ जब सोल्व करने लगो। अगर नहीं मिलती कोई बुक ऐसी सेम पैटर्न, ऐसे का मॉड्यूल लेना, पिछले आरटीपी एमटीपी पीक्यू जितने भी वेबसाइट पे अवेलेबल है सारे उठाना, इससे की फिर सॉल्यूशंस कट करना प्रिंट कराने के बाद, और उसको वहां पेज पे चिपकाना और उन पेजेस को स्टैपल कर देना ऐसे के मटेरियल के साथ, ताकि जब भी तुम रिवीजन करने लगो तो उन क्वेश्चंस को भी बाय हैंड सॉल्व जरूर करोगे। ओके नेक्स्ट 60 से 70 क्वेश्चन हर चैप्टर के हो जाएंगे। लास्ट के 3 महीने में एक बार डिटेल्ड में रिवीजन आरटीपी एमटीपी पीक्यू के साथ स्टडी मैट के साथ सारे रिवीजन। सेकंड डिवीजन सिर्फ ऐसे आएगी, और उसके बाद जो तुम पेपर सॉल्व करोगे 5 से 6 पीक्यू आरटीपी एमटीपी सारा कुछ सॉल्व करोगे। फर्स्ट प्रेफरेंस पीक्यू, सेकंड आरटीपी, थर्ड एमटीपी, बाय हैंड सॉल्व करोगे, उनको खाली देख देख के नहीं जाओगे,
ठीक है, तेरा कोस्ट का पैटर्न, कोस्ट का पेपर भी हमारे वाली तो बिल्कुल आईसीए का मॉड्यूल से ही आया था, बट किस्मत की बात है आईसीए क्या करता है, 4 पेपर्स का एक ग्रुप है तो उनमें से एक आधा पेपर मुश्किल देते ही रहता है, उसका तो मन करता है, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर इसको मत लेना, डिटेल में पढ़ के जाओ अच्छे से, आता पेपर ईजी है इसका भी। नेक्स्ट आता है टैक्स की कहानी। टैक्स का मैं यहाँ बना ही नहीं पाया पीपीटी, एक काम करते हैं आईसीए की साइट पे चलते हैं और वहीं से पढ़ते हैं, ठीक है, कि टैक्स का सिलेबस कितना है। टैक्स हमारा 2 टाइप का टैक्स है। कौन कौन सी 2 टाइप के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। बड़ा कौन सा है हमारा सिलेबस इसका, वो है डायरेक्ट टैक्स का। जीएसटी हमारा छोटा है, जीएसटी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स में हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीपीपी है, कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है। तेरा इंटरमीडिएट का जिसको स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना ना आता वो देख सकता है कि कैसे डाउनलोड होगा फ्रॉम, ओहो क्या खुल गया ये, तेरा पेपर नंबर टैक्सेशन है 4th, स्टडी मैट रेलेवेंट फॉर मे 20 ये सेक्शंस, ये आगे सिलेबस हमारा, ठीक है। पहले इसका स्टडी मटेरियल देख लेते हैं, ये इसके चैप्टर हैं। देखो टैक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम अपने हिसाब से चैप्टर्स को नहीं कर पाओगे, जैसे मैंने लोग का बताया, तुम्हें इसमें चलना ही सीक्वेंस में पड़ेगा, अदरवाइज टैक्स तुमसे नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है ना। टैक्स निकालने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, अगर तुम कहो पहले मैं तो ये सीख लूं फिर ये सीखूंगा फिर ये सीखूंगा, तो ऐसे तुम नहीं कर पाओगे ना सिलेबस, इसलिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में चलो कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसमें सिलेबस में शुरू से चलना पड़ेगा, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स करना, जिसमें सिर्फ थ्योरी करोगे, न्यूमेरिकल अभी नहीं करोगे, इसकी न्यूमेरिकल है टोटल इनकम वाले, और इनकम सॉल्व करेंगे सबसे एंड में, पूरा सिलेबस होने के बाद। फिर देखोगे रेजिडेंट एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, फिर करोगे इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसको भी वैसे लास्ट में करना, पहले और सर्टेन। पहली प्रेफरेंस बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सेकंड प्रेफरेंस रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, थर्ड अब हम आ जाएंगे हेड्स ऑफ इनकम पे। पहले करना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम फ्रॉम सैलरी, देन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फिर देन कैपिटल गेन, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद जो मेन है हेड्स हैं ये है। फिर पेपर में आता है, हम करेंगे मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में सबसे पहले क्या उठाओगे, इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम, यानी कि क्लबिंग वाला चैप्टर, इसको कर लेना। ये सारे चैप्टर अब छोटे छोटे से हैं जो कि 2 से 3 दिन के चैप्टर्स हैं। क्लबिंग हो गया, अगला आ गया सेट ऑफ का चैप्टर, नेक्स्ट आएगा डिडक्शन। डिडक्शन चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको जरूर करके जाना, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बढ़िया काम आने वाला है, डिडक्शन जरूर करना। टोटल इनकम कंपटीशन लास्ट में करेंगे, फिर करना एडवांस टैक्स, सीडीएस एंड इंट्रोडक्शन टू टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये करना, फिर प्रोविजन ऑफ फाइलिंग रिटर्न एंड ये करना। उसके बाद हम करेंगे कौन सा, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, लेकिन इससे पहले हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल इनकम, फिर करेंगे टोटल इनकम। ये अपनी सीक्वेंस रखना टैक्स का सिलेबस करने की। ये सिर्फ अभी डायरेक्ट टैक्स हुआ है, वेटेज टैक्स में कुछ नहीं होता, टैक्स में क्वेश्चन सारे चैप्टर्स का मिला के आता है, खिचड़ी सी पक के आती है पेपर में, और उसको हमें सोल्व करना होता है, ठीक है। अब तो मतलब कि पेपर में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, सारे चैप्टर्स का मिक्सचर आता है, किस्मत जिसकी अच्छी होती है उसका एक चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है। हमारी किस्मत नहीं अच्छी थी टैक्स के पेपर में, तुम सबने सुना ही होगा कि टैक्स का पेपर कैसा आया था, ठीक है। अब निकालते हैं जीएसटी का सिलेबस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में बोलते हैं जीएसटी। ये तो छोटे छोटे 2-3 चैप्टर हैं, कोई इतना सिलेबस है बस। और मजे की बात पता है क्या है, इंटर में जितना टैक्स तुम पढ़ोगे वो सारा का सारा फाइनल में तुम्हें दोबारा पढ़ना है, ये मजे की बात है यहाँ पे टैक्स में। अब आता है जीएसटी इंट्रोडक्शन, फिर मैं कहूंगा जीएसटी भी एक वही से चैप्टर है जिसको तुम्हें डिटेल में मतलब सीक्वेंस में ही पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना ये भी नहीं हो सकता। मतलब क्यों, अब वही डायरेक्ट में ये तो नहीं बता सकते ना जीएसटी निकलता कैसे है, पहले उसका बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, किस किस पे क्या क्या लगता है, कितना लगता है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि सप्लाई क्या है, एग्जम्पशन क्या क्या जीएसटी में। सबसे पहले करेंगे जीएसटी इंडिया में आया कैसे, उसका इंट्रोडक्शन, फिर करना सप्लाई अंडर जीएसटी, फिर चार्जेस, एग्जम्पशन मत करना, फिर करना टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर करना सेकंड मॉड्यूल आईटीसी को भी मत करना, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइसेस, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न, फिर आईटीसी करना, फिर एग्जम्पशन करना, फिर चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करना। फिर जीएसटी में पेपर में क्या आता है, एक न्यूमेरिकल 1000% 8 मार्क्स का आता ही आता है, इसलिए न्यूमेरिकल्स लास्ट में जरूर करके जाना, कुछ करो ना करो न्यूमेरिकल जरूर करके जाना। न्यूमेरिकल्स में होता क्या, एक ट्रांजेक्शन दे दी, उस पर सीजीएसटी लगाना है, जीएसटी लगाना है, आईजीएसटी लगाना है, कौन सा कब लगता है ये सब पहले चैप्टर में तुम्हें टीचर पढ़ा देगा। और
पेपर में लिख क्वेश्चन जरूर करके आना। हमारे टाइम पे क्वेश्चन मुश्किल आया था, हमें समझ नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने क्या करा, ट्रांजेक्शन दी हुई है उसमें लिख दिया CGST 8%, HGST 8%। लगता है नहीं लगता मुझे नहीं पता था कि उसमें ITC मिलता है नहीं मिलता, सब में लगाया सारी ट्रांजेक्शन में। एक आधी तो तुक्का भिड़ेगा। अब 5 ट्रांजेक्शन थी, 6 ट्रांजेक्शन थी, एक में तो सही बैठेगा, 1 नंबर 2 नंबर कुछ तो मिलते हैं। तो इसलिए अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मत छोड़ा करो, ये करके चलना है इसमें जीएसटी में। अब इसकी वेटेज की बात बता देते हैं। जीएसटी पेपर आता है सर, इंट्रोडक्शन से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एक न्यूमेरिकल आएगा 8 मार्क्स का। सप्लाई एंड चार्जेस एग्जाम्पशन से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 6 से 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ सकता है इससे भी। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई से इसमें से आते हैं एक केस स्टडी टाइप में, भाई एक सिचुएशन से देंगे, बताओ इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या होगा, 3 से 4 मार्क्स का आ जाता है। और आईटीसी का 8 क्वेश्चन, 8 नंबर न्यूमेरिकल बेसिकली इसमें है, जो कि न्यूमेरिकल इसमें से आता ही आता है। रजिस्ट्रेशन का 6 नंबर का क्वेश्चन 1000% आता ही आता है। रिटर्न्स का भी क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, जो मेनली अब आते हैं। और ईवे बिल का क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट जरूर करके जाना, पेपर में एक क्वेश्चन हमारे बारी 3 से 4 मार्क्स का इसका आया था। मेन जो है ये है पेपर में। टैक्स का मैंने बता दिया तुम्हें सब कुछ कि टैक्स कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। ये हमारा हो गया ग्रुप 1 कंप्लीट, ठीक है। अब हमें चलना है ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 में सबसे पहला जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में होता क्या है, अकाउंट्स का बड़ा भाई। और एडवांस अकाउंटिंग का लेवल कुछ ज्यादा खास नहीं है एडवांस अकाउंटिंग से, लेकिन थोड़ा सा हाँ खास तो है। अब एडवांस अकाउंटिंग में पेपर में बता देते हैं इसका इंपोर्टेंट क्या है। पहले खुद कैसे पढ़ोगे इसमें, सबसे पहले इसमें जो तुम खुद पढ़ने वाले हो, फिर वही मैं प्रेफर करूंगा एएस लास्ट में करना, पहले न्यूमेरिकल करो, क्योंकि एएस इतने ताजे ताजे पके हैं, पेपर में वॉमिट करके आओ वो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले हम इसमें करने वाले हैं कहाँ पे, हमारा ये रहा ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, पहले इसको करेंगे। सेकंड हम करने वाले हैं बायबैक। थर्ड हम करने वाले अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। फिर सीक्वेंस में चलते जाओ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को भी पहले कर सकते हो, फिर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। एडवांस अकाउंटिंग कब करना कैसे है, ईसॉप पहले करेंगे, बायबैक बाद में करेंगे, फिर करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फिर करेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एंड फिर हम करने वाले हैं बैंकिंग तो नहीं, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 10। उसके बाद हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक्स। और वो कहाँ गए दो, अमलगमेशन के जो चैप्टर होंगे मॉड्यूल 1 में, हाँ। फिर ये करेंगे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अमलगमेशन, दोबारा सीक्वेंस बोल रहा हूँ, ईसॉप, बायबैक, इंटरनल, फिर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर करेंगे हम बैंकिंग का, फिर ये सारे चैप्टर बच के फिर ये सारे चैप्टर्स निपटाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग, और फिर उसके एनबीएफसी कंसोलिडेशन, और फिर एक ही चैप्टर बच गया शुरू में करेंगे, फिर बाद में करेंगे एएस। पेपर में क्या आता है, ईसॉप 5 मार्क्स का आता ही आता है, बायबैक 5 मार्क्स का आता ही आता है, अमलगमेशन 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। अमलगमेशन वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप का आता है या कंपनी का आता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 10 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बैंकिंग का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एएस 20 मार्क्स के आते हैं। कंसोलिडेशन 10 या 20 मार्क्स का आता ही आता है। और 20 मार्क्स के एएस, ये सारा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट था, वेटेज बता दिए कौन सा पेपर में आता है, ये सीक्वेंस में करके जाना। सेम पैटर्न चलेगा, इसका भी न्यूमेरिकल्स का सबका सेम पैटर्न है। ऐसी बुक रेफर करना, बार बार नहीं बोल रहा, वही एक लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ऐसी बुक रेफर करना जिसमें पीक्यू, आरटीपी, एमटीपी पिछले लगे हुए हैं। और जब रिवीजन करने लगो 60 से 70 क्वेश्चन पर चैप्टर की रिवीजन जरूर करना। लास्ट के 3 महीने की सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, पहले सब कुछ रिवाइज करना, सेकंड डिवीजन में सिर्फ आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन होंगे, फिर पेपर सोल्व होंगे 5 से 7 बाय हैंड, बुक में क्वेश्चन नहीं होने वाले, ठीक है। ये हो गया एडवांस अकाउंट का। न्यूमेरिकल मोस्टली सेम ही चलेगा। अब आएंगे ग्रुप 2 के अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, जिसमें दिमाग लगाने वाले कि उनमें स्ट्रेटेजी क्या होगी। ऑडिट सबसे भयंकर सब्जेक्ट, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जो माना जाता है पूरे इंटरमीडिएट का। इसको कैसे पढ़ना है, तो इसको पढ़ने का तरीका, इसमें चैप्टर्स हैं बहुत दुनिया भर के। बेसिकली चैप्टर हो गए इसमें 13। इसमें करना कैसे है, पहले टीचर के हिसाब से चलो, कैसे मतलब चैप्टर नंबर 1 कराएगा, 2 कराएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे सीक्वेंस में चलते रहना। मैंने कैसे करा था, मैम के लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बनवा लिए। ऐसे एक मॉड्यूल मैंने नहीं पढ़ा था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। टीचर जो पढ़ा रहा है उसके नोट्स पे मत बेस्ड रहना, ऐसे की लैंग्वेज जरूर पढ़ के जाना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में स्पेशली ईआईएसएसएम और ऑडिट में, मैंने इन दोनों में नहीं पढ़ी थी। करना क्या, टीचर ने जो पढ़ाया पढ़ो, नोट्स बनवाए पढ़े। शाम को एक बार आईसीआई के मॉड्यूल से जितना मैम ने पढ़ाया या सर ने पढ़ाया उसको रिवीजन जरूर कर लेना, वो उस टाइम पे बेनिफिट दे जाता है। अब बेनिफिट होता क्या है, आईसीआई के पेपर में जितनी तुम टच लैंग्वेज करके दोगे आईसीआई को,
तो वो उतने मार्क्स तुम्हें ज्यादा मिल जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों भाई? सारे टीचर कहते हैं कि अपना बना के लिखो मार्क्स मिलते हैं, कुछ कहेंगे कि ऐसे का मॉड्यूल का लिखो मार्क्स मिलते हैं। मैं बताता हूँ कि असली लॉजिक इसके पीछे है क्या। अब लेट से मैं आईसीआई में गया, मैं पेपर चेक करूँ, चाहे मैं सीए था चाहे मैं नॉन सीए हूँ, कोई भी हूँ, जो मेरे पास एक ऑब्वियसली बात है, मेरे पास एक क्वेश्चन तो आएंगे ही ना सजेस्टेड आंसर, जिसके बेसिस में मैं तुम्हारी आंसर शीट चेक करने वाला हूँ। अब उस सजेस्टेड आंसर शीट को मैं ऑब्वियसली पढ़ूंगा और उसको मैं तुम्हारी आंसर शीट से मैच करूंगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि तुमने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। सजेस्टेड आंसर तुम्हें भी पता है आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, उसमें डिट्टो फोटोकॉपी आईसीआई के मॉड्यूल के आंसर्स लिखे होते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, मैं तुम्हारा आंसर्स पढ़ूंगा, ये आंसर्स पढ़ूंगा, मुझे जितना मिलता जुलता लगेगा, जितने कीवर्ड्स मिलेंगे, जितना आंसर मिलता जुलता तुम उसके लैंग्वेज को टच कर पाओगे, जितना मतलब मुझे सेम एग्जैक्ट लैंग्वेज में समझा पाओगे ऐसे कि उतने ज्यादा मार्क्स की प्रायोरिटी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। बट नॉर्मल जो एवरेज बच्चा है, आईसीआई की लैंग्वेज कोई मैंडेटरी नहीं है पेपर में लिखने की, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे और ऑटोमेटिकली वो तुम्हारी इनहेरेंट लैंग्वेज हो जाएगी और वो एग्जाम में लिखी जाएगी। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल डिटो फोटोकॉपी तुम लिख सकते हो, नहीं, लेकिन जितना टच कर पाओ उतना बेटर है। अगर अब मैंने तो जो पेपर लिखा था उसमें मैंने बिल्कुल ऐसे लैंग्वेज को टच भी नहीं किया था, जो मेरे दिमाग में मैंने लिखता गया, पास जरूर हुआ था उसमें। तो कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि वही आंसर तुम्हारा बिल्कुल 1000% ऐसे की लैंग्वेज को मैच करता हो, लेकिन नहीं, थोड़ा वो टच दे पाओ तो वो बहुत बेटर होगा। नेचर एंड स्कोप सीक्वेंस में करना, ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग फिर डॉक्यूमेंटेशन, 4 चैप्टर 5 रोड ऑडिट ऑटोमेटेड ऑडिट सैम्पलिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चैप्टर जनरली लास्ट में कराते हैं और चैप्टर बच्चों को पढ़ना नहीं आता और इसमें से क्वेश्चन 1000% पेपर में आता है। पढ़ना क्या, हर एक पेपर में बेसिकली केस स्टडी टाइप से क्वेश्चन आएगा कि भाई मान लो तुम किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो, तुम्हें वहां पे सेल्स चेक करने, तो तुम कैसे चेक करोगे, तो ये पॉइंट्स तुम्हें आने चाहिए। कंपनी ऑडिट बेस सेम चैप्टर जो तुमने लो में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था। ऑडिट रिपोर्ट पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, ऑडिट ऑफ बैंक आता ही आता है क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज आता ही आता है, बेसिकली गवर्नमेंट का या एनजीओ का ही आता है क्वेश्चन, ऐसे जरूर करके जाना। बहुत तगड़े क्वेश्चंस ऐसे से आते ही आते हैं ऑडिट में ना। बेसिकली जो तुम्हें ऐसे के क्वेश्चंस दिए होंगे पीछे वो सफिशिएंट नहीं है पढ़ने के लिए, पहले पूरा चैप्टर पढ़ना उसके, और उसके ना नोट्स जरूर बनाना, बिकॉज पेपर से पहले ऑडिट का सिलेबस रिकवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है मॉड्यूल से। इसलिए क्या करना, चैप्टर पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना, किसी और टीचर के नोट्स रेफर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बनाओ तो ज्यादा बेटर है क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल आता है, फिर उसकी लैंग्वेज टच तभी कर पाओगे जब तुम आईसीआई का मॉड्यूल खुद पढ़ोगे। अगर तुम नोट्स से डायरेक्टली पेपर में लिख के आओगे तो तुम आईसीआई की लैंग्वेज को टच नहीं कर पाओगे, और तुम फिर बिल्कुल अपनी लैंग्वेज लिखोगे और अपनी लैंग्वेज लिखने में मार्क्स की थोड़ी सी एडवांटेज घटती घटती चली जाएगी, क्योंकि तुम फिर वो पूरे पूरे मार्क्स नहीं सोच पाओगे। भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम पूरा ठीक लाओ, लेकिन तुम्हें 3 में से 3 नहीं मिलने वाले अगर तुम बिल्कुल अपनी भाषा लिख रहे हो, सिर्फ नोट्स पढ़ के जा रहे हो तो। इसलिए रिस्क मत लेना, मॉड्यूल को जरूर पढ़ना, आंसर्स लिख के देखना, पीए के वो आरटीपी एमटीपी 1000% पढ़ के जाना, खुद लिख के देना, डायरेक्ट सेंड मत करना पेपर में लिखने का। पास पास होने तो बेशक कर लेना, लेकिन अगर थोड़े से मार्क्स चाहिए, अच्छे चाहिए, स्कोप बढ़ाना है इसमें, अपनी परसेंटेज रिकवर करनी है, तो इसको आंसर जरूर लिख के देखना, बुक वही रेफर करना, आरटीपी एमटीपी पीए के वो जहाँ पे हो। सिर्फ आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे पेपर में 1000% दिक्कत आएगी, तो उसके भरोसे मत जाना, सिर्फ उसके भरोसे मत जाना, ठीक है। टीचर के नोट्स रेफर करो, मैं मना नहीं करता इसके लिए, लेकिन ऐसे की बुक जरूर पढ़नी है। नेक्स्ट आता है ईआईएसएसएम। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट अच्छा है। ईआईएस में तुम्हें कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है और एसएम में तुम्हें पढ़ाया जाता है अबाउट हाउ टू डू अ बिजनेस, हाउ टू इंप्रूव एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसमें तुम क्या कर सकते हो। इसमें सिर्फ 5 चैप्टर है तुम्हारे ईआईएस में। इंपॉर्टेंट कौन सा जो पेपर में आता ही आता है, डायरेक्ट मैं उसकी बात करता हूँ, मुद्दे की बात, कोर बैंकिंग सिस्टम पेपर में आता ही आता है यार, 5 तो चैप्टर है पेपर में, उसमें से भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। कोर बैंकिंग सिस्टम पेपर में आएगा बेसिकली सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस क्वेश्चन आता ही आता है। ई कॉमर्स से भी क्वेश्चन आएगा, इन्फॉर्मेशन से भी आएगा, फाइनेंशियल से भी आएगा। जो मेन है आईआईएस का, इसमें चैप्टर्स बड़े लंबे लंबे हैं, बहुत तगड़े हैं। कंट्रोल्स का क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 आते ही आते हैं, चैप्टर नंबर आई थिंक थर्ड में है कंट्रोल्स, आई थिंक फर्स्ट में, थर्ड में होगा, वो पेपर में आते ही आते हैं। बैंकिंग वाला जरूर करके जाना क्योंकि चैप्टर्स ना इजी हैं, कंट्रोल्स थोड़े ज्यादा है लेकिन पेपर में आते हैं, वो इजी बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज जरूर पढ़ के जाना। ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो मेन टॉपिक है इसमें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से एक टेक्नोलॉजी पेपर में 1000% आती है। कोर बैंकिंग में कुछ भी पेपर में आ सकता है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है ही नहीं। और ये फ्लो चार्ट्स होंगे, उनको जरूर करके जाना, पेपर में आ सकता है, हमारी बारी आया नहीं था लेकिन आता है। रही बात एसएम में, एसएम में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सबसे पहला एक आएगा, बेसिकली इसमें पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आता है, बेसिकली हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा आता है। जैसे कि चैप्टर जो मेन है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जहां भी आए इससे क्वेश्चन एक आता ही आता है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इससे भी आएगा क्योंकि बेसिक्स का होगा। कॉर्पोरेट लेवल से भी आता है, बिजनेस लेवल से भी, फंक्शन लेवल, ये तीनों लेवल की स्ट्रेटेजी तो जरूर करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। लीडरशिप,
एक लीडरशिप का स्टाइल पेपर में 1000% 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, और एक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल कंट्रोल का एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। तो इन टॉपिक्स को मत छोड़ के जाना, करके जाना। पेपर से पहले अपनी रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करके जाना। पेपर एसएम का फिर भी इजी आ जाता है, वहां पे तुम आंसर कैचअप कर पाओगे, कंक्लूजन निकाल पाओगे। या इसका थोड़ा सा टेक्निकल रहता है, उसको तुम अंडरस्टैंड करने में टाइम लोगे। पेपर में इतना टाइम होता नहीं कि क्वेश्चंस को 10 बार पढ़ के जाओ, 1 या 2 बार में तुम्हें उसका कंक्लूजन निकालना पड़ता है। उसके लिए तुम्हें केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ेंगी, आरटीपी एमटीपी पीक्यू सॉल्व करने ही पड़ेंगे। मैं सिर्फ टीचर के नोट्स पढ़ के गया था, इसलिए मेरा ऑडिट और एएसएम में सिर्फ काम चला है, ठीक है ना। तो तुम ये रिस्क मत लो कि तुम्हारे पास शुरू से है। मैं अपनी गलतियां तुम्हें बता सकता हूँ, जो मेरी गलती थी शायद उसको मैं इंप्रूव करके और बढ़िया मार्क्स ला सकता था। FM and को नेक्स्ट पेपर लाके 8 पेपर ऑफ ग्रुप 2 एंड ऑल सी इंटरमीडिएट। ओके, इसमें क्या था, इसमें भी 2 पार्ट्स आते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वही है जो तुमने क्लास में पढ़ी थी। FM में जो पेपर में क्वेश्चन आते ही आता है, सबसे पहले जो हम करेंगे वो करना लीवरेज वाला चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेशियो लास्ट में करेंगे, थ्योरी लास्ट में करेंगे, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग तो नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर जरूर कर लेना, मॉड्यूल 2 में है। इन्वेस्टमेंट जरूर करना, रिस्क एनालिसिस करना, डिविडेंड छोटा चैप्टर है ये भी जरूर करना। वर्किंग कैपिटल को तो घोट के पी लेना, पेपर में 10 मार्क्स का फिक्स्ड है, रेशियो 10 मार्क्स का फिक्स्ड है, 20 नंबर तो 60 में से यही हो गए 2 बच गए। और हमारे कितने मार्क्स का पेपर, 40 मार्क्स का। 40 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आता है, लीवरेज का क्वेश्चन 10 मार्क्स का ऑलमोस्ट हर बार आता ही आता है, और जो बच गए 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर्स में से। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेजेस, वर्किंग कैपिटल, रेशियो से 4 चैप्टर है जहां से तुम्हारा 40 से 45 मार्क्स का पेपर आना ही है, ठीक है। अब इसमें पढ़ना जरूर है, क्वेश्चन 70, 80, 100 क्वेश्चन तो एफएमबी करके ही जाना पर चैप्टर। आरटीपी एमटीपी को 10 साल के सॉल्व करना, पिछले साइट पे नहीं मिलते, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक रेफर करो, उसमें लगे हुए हैं क्वेश्चन सॉल्यूशंस। बहुत क्वेश्चंस है एफएम में, तो करते से थक जाओगे। एफएम का पेपर बहुत इजी आता था, लेकिन हमारे अटेम्प्ट में एफएम का पेपर वहां घटिया आया था, बहुत ट्रिकी पेपर आया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ गया था। मैं आंसर्स को टैकल करना कि उसको कैसे ट्रिक को सॉल्व करें। इसलिए एक ना एक पेपर तो हर ग्रुप में देखो मुश्किल आते ही आता है। अगर सारे पेपर इजी आ गए तो सब ना पास हो जाएंगे। इसलिए कौन सा पेपर आएगा वो डिपेंड करता है। हमारे टाइम पे ग्रुप 1 में टैक्स आया था, ग्रुप 2 में एफएम आया था। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन हर सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग रखना। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट वीक है तो उसको इतना वीक मत रख लेना कि पास होने के भी लाले पड़ जाए, थोड़ा सा अपग्रेड रखना, ठीक है ना। तो मैंने एफएम की स्ट्रेटेजी तुम्हें बता दी, 60 से 70 क्वेश्चन करना। कैसे करनी है रिवीजन, सिर्फ वही है पैटर्न, पीए के वो आरटीपी एमटीपी जरूर सोल्व करना। ये सब हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने बता दिया। रही बात इकोनॉमिक्स पे, आ जाओ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। याद है क्लास 12 में तुमने एक नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ा था, डिट्टो फोटोकॉपी चैप्टर है, पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है 6 मार्क्स का। उस चैप्टर को जरूर कर लेना, 6 मार्क्स का, सिर्फ वो क्वेश्चन 1000% पेपर में आना ही आना है। सेकंड, मार्केट फेलियर का एक क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का पेपर में पूछते ही पूछते हैं। फिस्कल पॉलिसी आते थे, इकोनॉमिक्स के तो नोट्स से पढ़ जाओ, नोट समरी टाइप है ना, समरी पढ़ जाओ, बहुत मार्क्स आ जाएंगे उसमें। और क्वेश्चंस पढ़ जाओ ऐसे आएंगे, दैट्स इनफ। इको में ज्यादा करने की जरूरत है, इको पेपर इजी आता है। ये लास्ट इसमें से एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट पूछ लेता है पेपर में। और कौन सा था, गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों करती है, इससे भी क्वेश्चन एक आ जाता है। और मार्केट फेलियर के रीजंस वगैरह एक वहां टाइप से आता है, रीजंस क्या क्या मार्केट फेलियर। तो इकोनॉमिक्स तो बहुत इजी है, छोटे चैप्टर्स हैं, 2-2 दिन का एक चैप्टर है। इसको निपटा लेना कहूंगा, प्रेफर करूंगा सिर्फ समरी से पढ़ना, किसी टीचर के नोट से पढ़ना, आईसीआई के क्वेश्चंस पढ़ना, सिटीमैट के, दैट्स इनफ। लिख के देखना बहुत बढ़िया बात है, इकोनॉमिक्स पर बिना लिखे हो जाती है, क्योंकि तुमने 11th 12th में पढ़ी हुई होती है, कहीं ना कहीं वो चीज हमारी स्ट्रॉन्ग होती है लिखने की, तुम लिख पाते हैं। ये थे मेरी तरफ से 8 चैप्टर्स, हमारे 8 सब्जेक्ट्स ऑफ सी इंटरमीडिएट की, हमें हाउ टू सॉल्व दिस पेपर्स। रिवीजन मैंने बता दिया है, लास्ट के 3 महीने की स्ट्रेटेजी क्या रखनी है वो मैं फिर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने बताया उन बच्चों के लिए जो शुरू से रिवाइज करेंगे, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, पूरे सी इंटरमीडिएट की 9-10 महीने की जो भी तुम्हारी जर्नी है उसमें कैसे सॉल्व करना है। चैप्टर्स का मैंने बताया था, प्रायोरिटीज कैसे करनी है, वेटेज बता दिया। जो मैं सोच रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से वीडियोस बनानी शुरू करूंगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे रहा कब तक बनेगी, कौन कौन सी बनेगी, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं, क्योंकि मुझे अपनी फाइनल की प्रिपरेशन करनी है। वो पका तो मैं जरूर वीडियोस बनाऊंगा। पहले अकाउंटेंसी का प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट संडे को बन जाए। आज ये वाली वीडियो बन चुकी है, लंबी हो चुकी है, हर सब्जेक्ट वाइज मैंने स्ट्रेटेजी बता दिया। जिसने पूछा था कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, वो यहाँ पे सोल्यूशन तुम्हें मिल गया होगा। बुक में क्वेश्चन ट्राई करना कम सोल्व करने की, हाथ से लेके जरूर रखना। पेपर में पेपर से एक दिन पहले समरीज को प्रेफरेंस मत देना, हाँ मत देना, सही सुना,
क्योंकि बिकॉज पेपर से पहले तुम्हें वही याद रहने वाला है जो तुम सुबह या एक दिन पहले पढ़ के जाने वाले हो, और उस टाइम सिर्फ वही चीज रेफर करना जो चीज तुमने पूरे साल में पढ़ी है, जिसके साथ तुम फ्रैंक हो। नई चीज को मत उठा लेना। अगर पेपर में तुम समरी पढ़ के गए तो पेपर में भी तुम सिर्फ समरी ही लिख के आओगे, वाईसीआई की लैंग्वेज का टच नहीं दे पाओगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का अगर तुम हर एक क्वेश्चंस का कैसे करना, क्वेश्चन सॉल्व करना नोटबुक में, नीचे नोट में लिख लेना इस क्वेश्चन में तुम कहाँ अटके थे फर्स्ट टाइम, और उसको पेपर से पहले स्टार बना लेना। मैं तो दिल बनाता था पेपर में हाईलाइटर से कि भाई ये क्वेश्चन में ये वाला दिल है जिस कलर का, तुमसे पढ़ के जाना है। इस क्वेश्चन में ये वाला दिल है तो मुझे पढ़ के जाना है, क्योंकि हर क्वेश्चन वो अलग होता था, पेपर में वही क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। वो चीज जरूर करना, ताकि पेपर से पहले सारे क्वेश्चंस ना देख पाओ प्रैक्टिकल के, तो एटलीस्ट वो नोट नोट पढ़ के चले जाओ, ताकि कोई नया क्वेश्चन आए तो मैं वो चीज स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, यही था मेरी साइड से। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकता है। नंबर्स मैंने पिछले वीडियो में शेयर कर दिया। एक बार फिर बताता हूँ, 9813832236। मुझे मैसेज करके अगर कोई डाउट पूछना हो तो डाउट पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट्स आता है पूछ सकते हैं। कोई और स्ट्रेटेजी पूछनी है, किसी को पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है तो प्लीज मेंशन कर देना। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my video and channel also. Thank you and have a good day.